भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। इसके शासनकाल में चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया। चंदेल शासकों ने मंदिर निर्माण की एक नई शैली विकसित की जिसे कहा जाता है। चंदेल शासकों ने मंदिर निर्माण की एक नई शैली विकसित की जिसे खजुराहो शैली कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मुहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज का जयचंद। कन्नौज का जयचंद को पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मुहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण उसे देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। कोणार्क अर्थात जो उड़ीसा में स्थित है के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? कोणार्क जो उड़ीसा में स्थित है वहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम के शासन काल में हुआ। अर्थात सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह प्रथम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को हरकारा कहा जाता था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वहीं रामतनु पांडे किसका वास्तविक नाम था? तो रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वैशाली वज्जी की राजधानी थी। उसी तरह हम देखेंगे जो 16 महाजनपद हैं उसकी राजधानी कहाँ कहाँ थी। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज भी थी और बाद में राजगिरी, जिसे दोनों के नाम से जाना जाता है, गिरिव्रज या राजगिरी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? मिथिला या वैशाली। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनारा या पावा। चेदी की राजधानी कहाँ थी? सुक्तिमती। वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। असमक की राजधानी कहाँ थी? पैठन। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। गंधार की कहाँ राजधानी थी? तक्षशिला। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? राजपुर। अब देखते हैं कौन सा महाजनपद कहाँ स्थित था। तो देखिए यहाँ कंबोज है, कंबोज के बाद गंधार है, गंधार के बाद कुरु है, कुरु के बाद पांचाल है, पांचाल के बाद कौशल है, कौशल के बाद मल्ल है, मल्ल के बाद वज्जी है, वज्जी के नीचे आएगा तो अंग मिलेगा, अंग के बगल में मगध और मगध के ऊपर काशी, फिर आगे है वत्स, फिर है चित्य, फिर है अवंती,
मत्स्य और सूर्य सेन। और ये रहा अशक। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे कहा जाता था क्या? कासार्पण। पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेश को जीत चुका था? तो घनानंद पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त सिंध को जीता था और पंजाब को जीता था। अब देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। चटगांव आर्म्स डकैती जो 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। ये चटगांव आर्म्स डकैती को नेतृत्व प्रदान करने वाले सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? तो सूर्य सेन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे। अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था? तो अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया था। वेलुथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया। वह कहाँ के दीवान थे? तो वेलुथम्पी ट्रावनकोर के दीवान थे। गांधी जी ने करो या मरो जैसा सशक्त नारा किस आंदोलन के समय दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में हुआ था, उसके समय गांधी जी ने करो या मरो जैसा सशक्त नारा दिया था। 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? तो 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, यानी गृह विभाग के मंत्री थे। रावी नदी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था, किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? तो रावी नदी के तट पे जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर के 1915 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की। इसके साथ ही गांधी जी को बाद में गुरुदेव भी कहा। कहीं कहीं गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान करने वाले जो थे, उनका नाम जीवन राम कालिदास दिया गया है। अर्थात जीवन राम कालिदास द्वारा भी गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था?
स्वदेशी आंदोलन जो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को टाउन हॉल कलकत्ता में शुरू हुआ था, उस आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन का घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया। बाद में 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और ये बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? ये बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया। अब देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया? तो 44वें संशोधन जो 1978 ईस्वी में हुआ, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से निकाला गया। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका था? तो यह प्रसिद्ध कथन विंसेंट स्मिथ का था। विंसेंट स्मिथ ने कहा था, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। निर्वाचन आयोग कब से 3 सदस्यीय निकाय बना? तो निर्वाचन आयोग 1 अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय निकाय बना। 21 से 18 वर्ष मतदान देने का उम्र किया गया, यानी मतदान करने का उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। ये कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन के तहत 28 मार्च 1979 को किया गया। 15 दिसंबर को लोकसभा में पेश हुआ और 20 दिसंबर को राज्यसभा में पेश हुआ। ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस अर्थात पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75 केंद्र में मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19 फर्स्ट के आ में अंतर्निहित है। लोकसभा के प्रक्रिया तथा संचालन के किस नियम के तहत मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अभिक्रिया निर्धारित की गई है? तो नियम 198 में ये
अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अभिक्रिया निर्धारित की गई है। कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया है? 86वें संविधान संशोधन जो 12 दिसंबर 2002 को किया गया था, उसके तहत अनुच्छेद 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के वर्ग के सब बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया गया। अब देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। सम्मिलित रूप से नॉर्डिन के नाम से पहचाने जाने वाले देश कौन कौन हैं? तो ये हैं आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा फिनलैंड। अर्थात नॉर्डर्न कंट्री कौन कौन है, इसे याद रखने के लिए हम याद रखेंगे NID यानी NIDFS। NIDFS, N for Norway, I for Iceland, D for Denmark, F for Finland and S for Sweden। अर्थात नॉर्डिन में कौन कौन कंट्री आते हैं? NIDFS यानी नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो नेफोमीटर द्वारा मेघों अर्थात बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? तो गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूलन के कारण केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं। लौटने में इन हवाओं से बचने के लिए किस मार्ग से गुजरते हैं? तो लौटने में इन हवाओं से अर्थात पछुआ हवाओं से बचने के लिए वे सुएज नहर जलमार्ग से होकर गुजरते हैं। कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? तो कोंकण रेलवे गमकते हुए अर्थात गमक से हम याद रखेंगे ग से गोवा, म से महाराष्ट्र और क से कर्नाटक से गुजरती है। यानी हम याद रखने के लिए फील करेंगे कि कोंकण रेलवे काफ़ी गमकता है। तो ग से हो जाएगा गोवा, म से हो जाएगा महाराष्ट्र और क से हो जाएगा कर्नाटका। पीर पंजाल, बूंदी पीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? तो पीर पंजाल, बूंदी पीर और बनिहाल ये पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है वो श्रेणी का प्रमुख दर्रा है। राजस्थान स्थित मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान स्थित मरुस्थल थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत कितने अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है? तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम की चोटी है।
नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है, कौन सा है? केरल और तमिलनाडु को मिलाने वाला दर्रा पाल घाट है, जो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। अब देखते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता। जब जल में फ्लोराइड की एकाग्रता 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक हो जाती है तो किस रोग के पैदा होने की संभावना होती है? तो जल में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से बढ़ जाएगा तो फ्लोरोसिस नामक रोग पैदा होने की संभावना होती है। जलता कोयला पर्यावरण में क्या छोड़ता है? तो जलता कोयला पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सल्फर भी छोड़ता है। भारत में कब से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय रखा गया? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम बदला है और उसको 2014 में नाम बदल करके पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय रखा गया। किसी जीव की बनावट या व्यवहार या फिर जीने की पद्धति जिसकी सहायता से यह किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है क्या कहलाता है? तो अनुकूलन कहलाता है। किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना क्या कहलाता है? तो किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना यूट्रोफिकेशन कहलाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट से संबंधित नियम जो भारत में है को किसके अंतर्गत अधिसूचित किया गया? तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट से संबंधित नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। दो या दो से अधिक परितंत्रों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दो या दो से अधिक परितंत्रों के बीच का क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। उदाहरण स्वरूप मैंग्रोव भी एक इकोटोन है जो दो परितंत्रों के बीच का क्षेत्र है। कौन सी ऐसी गैस है जो केवल अपनी मात्रा के कारण वैश्विक गर्मी के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो वैश्विक गर्मी के लिए उत्तरदायी है। किसी ग्रीनहाउस गैस की वैश्विक गर्मी को उत्पन्न करने की क्षमता को प्रतिबंधित करना के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस की वैश्विक गर्मी को उत्पन्न करने की क्षमता ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से प्रतिबंधित किया जाता है। ऐसी कौन सा जीव है जो कि वायु प्रदूषण को इंगित करने के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है? तो कवक जिसको फंजाई कहते हैं, ये वायु प्रदूषण को इंगित करने के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। अब देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। एशियाई विकास बैंक ने अर्थात एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय अर्थात रेसिडेंशियल ऑफिस खोला है? तो ये एशियाई विकास बैंक भारत के नई दिल्ली में अपना आवासीय कार्यालय खोला है। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? तो भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश इंग्लैंड अर्थात यूके
है। यूके का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है किसे? तो आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक बढ़ता जीवन स्तर को माना जाता है। वैट किस प्रकार का कर है? तो वैट एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। वैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े नेशनल सैंपल सर्वे संगठन अर्थात NSSO द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अर्थात नाइस किसके द्वारा प्रायोजित है? तो नाइस अर्थात राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा प्रायोजित है। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो अवमूल्यन आयात को महंगा अर्थात कॉस्टलियर बनाता है। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? तो बुल एंड बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित है। मजदूरी का लॉ सिद्धांत अर्थात आयरन लॉ ऑफ वेजेस क्या कहलाता है? तो आयरन लॉ ऑफ वेजेस अर्थात लॉ सिद्धांत मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत कहलाता है। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो ऋण नीति मौद्रिक व्यवस्था का एक अंग है। अब देखेंगे सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। अवतल लेंस का उपयोग आँख के किस दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया के निवारण में किया जाता है। मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर नियम लागू होता है। तो मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक में पास्कल का नियम लागू होता है। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को कहते हैं। जंपिंग जिन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो जंपिंग जिन का सिद्धांत बारबरा मैकक्लिंटॉक ने प्रतिपादित किया। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी अर्थात एंटी कोगुलेंट क्या है? मानव रक्त में पाया जाने वाला स्कंदन रोधी हेपेरिन है। मोतियाबिंद में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मोतियाबिंद में आँख प्रभावित होता है। महिलाओं में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो महिलाओं में गर्भावस्था की अवधि 266 से 270 दिन होता है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त क्या है? तो दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर अगर शून्य आवेश प्रवाह लाना है तो दोनों को समान विभव पर होना जरूरी है। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो सबसे लंबी तंत्रिका सिएटिक तंत्रिका है। अब देखते हैं खेल कूद से संबंधित। तो राफेल नडाल जो है वो कौन सा खेल से संबंधित है? तो वो लॉन टेनिस से संबंधित है। प्रथम 2020 वर्ल्ड कप में
किस क्रिकेटर ने शतक लगाया था? तो पहला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज से है उन्होंने शतक लगाया था। यदि किसी खिलाड़ी को फीडे रैंक मिला हो तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो फीडे रैंक अगर किसी को मिला है तो वो खिलाड़ी शतरंज खेलता होगा, अर्थात शतरंज में फीडे रैंक मिलता है। सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा देश करता है? तो सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन मलेशिया करता है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो एक दिवसीय अर्थात वनडे वर्ल्ड कप वनडे इंटरनेशनल मैच में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो सुब्रतो कप फुटबॉल के खेल से संबंधित है। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। वहीं बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में 9-9 खिलाड़ी होते हैं। कॉर्नर किक, वाइड आउट, लाइन मैन, फुल बैक, ये जो शब्द हैं किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सारे शब्द फुटबॉल से संबंधित हैं। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं? तो पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के प्रमुख खिलाड़ी हैं। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। अब देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। किसी भी यूआरएल का पहला भाग जो वेब संसाधन का उपयोग करने को संभव बनाता है उसको क्या कहा जाता है? तो किसी भी यूआरएल का पहला भाग जो वेब संसाधन का उपयोग करने को संभव बनाता है उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक को सुगम बनाता है? तो HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक को सुगम बनाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क जो कि भौतिक स्वरूप से संगठन के निजी नेटवर्क का भाग नहीं है परंतु ये आम जनता के लिए उपलब्ध भी नहीं है, इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए इंट्रानेट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि कंप्यूटर नेटवर्क जिनमें कनेक्शन भौतिक तारों के बजाय नोड्स के बीच कुछ एक लिंकों का परस्पर मुक्त कनेक्शन के रूप में है, या फिर बड़े नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट में आभासी सर्किट होते हैं, उनके लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। बैंड एक विस्तृत निश्चित क्षेत्र जैसे कि शहर के भीतरी विभिन्न स्थलों पर स्थापित कंप्यूटरों का एक जाल है। यह मैन का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात मैन का फुल फॉर्म क्या है? तो मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इंटरनेट एक्सप्लोरर किससे के अंतर्गत आता है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र के अंतर्गत आता है। एक मशीन जो दो ऐसे नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करती है जिनके अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, क्या कहलाता है? वो गेटवे कहलाता है।
किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। एक चैट प्रोग्राम जो वास्तविक समय में इंटरनेट के माध्यम से लोगों के बीच संवाद करना सुगम बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? इंस्टेंट मैसेजिंग। वर्ल्ड वाइड वेब सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात WWW बिल रोजर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब विविध को देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अर्थात इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? तो इग्नू का मुख्यालय नई दिल्ली है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ढाका में किस पाकिस्तानी जनरल ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तो बांग्लादेश के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ढाका में पाकिस्तानी जनरल जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। मंगल ग्रह पर कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया था? तो मंगल ग्रह पर मैगेलिन अंतरिक्ष यान भेजा गया था, अर्थात मैगेलिन जो है उसे मंगल ग्रह पर भेजा गया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के उपन्यासकार कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी के उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंद पंत को जाना जाता है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या किस युद्ध का तात्कालिक कारण बना? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या से प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया। किस वंश के सम्राट शिन हुआंगली ने चीन के महान दीवार का निर्माण करवाया था? तो शिन हुआंगली ने चीन के महान दीवार का निर्माण कराया था। झारखंड में आदिवासी म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो आदिवासी म्यूजियम झारखंड के रांची में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना किस राज्य में है? इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना छत्तीसगढ़ में है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस परियोजना के अंतर्गत परमाणु बम का निर्माण करवाया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैनहट्टन परियोजना के अंतर्गत परमाणु बम का निर्माण करवाया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी बताया? तो अकबर को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी बताया या कहा। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। औसतन 24 घंटा में कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है? तो औसतन 24 घंटा में 2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है। शाहजहां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो शाहजहां का प्रारंभिक नाम खुर्रम था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में संथाल विद्रोह का वर्णन है। कौन सा विदेशी यात्री दिल्ली का काजी बना था? तो दिल्ली का काजी इब्न बतूता बना था।
अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अब हम जो पढ़े हैं उसे थोड़ा विस्तार से या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। महेंद्र वर्मन 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक शासन किया। ये महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश के महान शासक थे, जो उत्तरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हिस्से पर शासन किए थे। इनका मुख्य योगदान रहा है शिलाचित्र वास्तुकला में चट्टान कटी मंदिर, यानी चट्टान कटी मंदिर का निर्माण का शुरुआत महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा ही किया गया। इसका उदाहरण एक है मंडग पट्टू त्रिमूर्ति मंदिर। साहित्य के मामले में इसने संस्कृत नाटक मत्स्य विलास प्रहसन का रचना किया था, अर्थात मत्स्य विलास प्रहसन का रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही किया था। धार्मिक प्रभाव में देखते हैं, जैन धर्म से इसने शैव धर्म में परिवर्तन किया था। संत अप्पर के प्रभाव से शैव धर्म का पुनरुत्थान हुआ। राजनीतिक संघर्ष देखते हैं, चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के साथ संघर्ष हुआ। प्रारंभिक सफलताएं मिली, लेकिन कुछ क्षेत्रों का नुकसान भी हुआ। विरासत देखते हैं हम, कला साहित्य और दक्षिणी भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। चंदेल वंश के बारे में देखते हैं। समयकाल रहा 950 से 1050 ईस्वी तक। चंदेल वंश के प्रमुख शासक थे यशोवर्मन और धंग। खजुराहो मंदिर वास्तुकला का निर्माण चंदेल वंश ने ही किया था। वो शैली थी नागर शैली, और उस शैली का, उस वास्तुकला अर्थात उस शैली, उस मंदिर का मुख्य भाग था गर्भगिरी, एक शिखर, मंडप और कामुक मूर्तियाँ। कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना फिर से है खजुराहो मंदिर, जो खजुराहो की प्रसिद्धि चंदेल वंश ने ही दिलवाई। अब थोड़ा देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी का जन्म हुआ था अफगानिस्तान के गौर क्षेत्र में। वो गौरी वंश से संबंधित था। सबसे पहले 1175 ईस्वी में मुल्तान पर कब्जा किया था। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था और कयादारा की लड़ाई में वो हारा था। वो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ 13वीं लड़ाई में जीता था। उत्तर भारत में मुस्लिम प्रभुत्व का स्थापना किया था। अब थोड़ा देख लेते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान चामुंडा वंश से संबंधित थे। ये दिल्ली और अजमेर पर शासन किए थे। इनका रक्षा नीति क्या था? तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के पहले आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किए थे, और वीरता और विदेशी आक्रमणियों के खिलाफ प्रतिरोध भी किया था। राजपूत गर्व का प्रतीक इन्हें कहा गया है। इस संघर्ष ने भारतीय उपमहाद्वीप पे मुस्लिम शासन की स्थापना कर दिया था। वहीं पृथ्वीराज चौहान का जो हार हुआ, उससे उत्तर भारत में इस्लामी सत्ता की नींव रखी गई। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव से संबंधित थे। उन्हें पल्लव साम्राज्य का मजबूत किया। चालुक्य और अन्य राज्यों से संघर्ष भी किया, साथ ही भव्य मंदिरों का निर्माण भी किया। कैलाश नाथ मंदिर जो कांचीपुरम में है, ये पल्लव वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। कैलाश नाथ मंदिर जो कांचीपुरम में है, इसका इसका जो वास्तुकला जो है, ये कौन सा है? पल्लव वास्तुकला, ये याद रखेंगे। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में स्थित है, जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इन्होंने कला साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया, शैव धर्म का समर्थन किया, प्रचार किया उसका। पल्लव साम्राज्य की समृद्धि और धार्मिक सांस्कृतिक धारों में योगदान इनका रहा। अब थोड़ा देख लेते हैं प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। इनको याद रखने का ट्रिक है, अम्बेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। अम्बेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर, तो अम्बेडकर थे। आय से एच जी आयंकर थे। मित्र से बी एल मित्रा थे। मुंशी से के मुंशी थे। कृष्णा से कृष्णा स्वामी अयंकर थे। साथ से सैयद मोहम्मद सदाउल्ला थे।
खेत से डीपी खेतान थे। अब देख लेते हैं पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट को क्या क्या है। तो थाल घाट जो है वो किसको किसको जोड़ता है, मुंबई और नासिक को। वहीं भोर घाट किसको किसको जोड़ता है, मुंबई और पुणे को। और पाल घाट नीचे है। इस तरह से याद रखेंगे, थाल घाट ऊपर है, फिर भोर घाट उसके बाद है, उसके बाद क्या है, पाल घाट। थाल घाट किसको किसको जोड़ता है, नासिक और मुंबई को। वहीं भोर घाट किसको जोड़ता है, मुंबई और पुणे को। पालघाट दर्रा ये तमिलनाडु का कोयम्बटूर और केरल के पलक्कड़ के बीच है। यह उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। अब भोरघाट क्या है, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र के लोनावाला में है। यह पुणे और मुंबई को जोड़ता है। भोरघाट से मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे गुजरता है। थालघाट यह दर्रा महाराष्ट्र के कसारा शहर के पास है। यह व्यस्त मुंबई नासिक मार्ग पर स्थित है। अब कुछ मंदिर देख लेते हैं। महाकालेश्वर टेम्पल कौन, मतलब महाकालेश्वर मंदिर कौन बनाया था, पेशवा बाजीराव द्वारा रिबिल्ड मतलब फिर से बनाया गया था। मुक्तेश्वर टेम्पल ये किसके द्वारा बनाया गया था, गंग वंश के शासक के द्वारा। फिर पापनाथ मंदिर ये चालुक्य बादामी के चालुक्यों द्वारा बनाया गया था। सब टेम्पल अर्थात सूर्य मंदिर, इसको गंग वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। फिर वैकुंठ पेरुमल मंदिर है, ये पल्लवों द्वारा बनाया गया था। विरूपाक्ष मंदिर ये चालुक्य बादामी के चालुक्यों द्वारा बनाया गया था। फिर है रथ मंदिर, ये रथ मंदिर भी पल्लव द्वारा बनाया गया था। विश्वनाथ मंदिर ये राजा मानसी द्वारा बनाया गया था। फिर शंकराचार्य मंदिर ये बनाया गया था राजा गोपदत्या द्वारा। फिर शोर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, शोर मंदिर पल्लव द्वारा बनाया गया था। वैथ वैथल स्वामी मंदिर विट्ठल स्वामी मंदिर तुलु शासक द्वारा बनाया गया था। सोमनाथ मंदिर ये यादव किंग द्वारा बनाया गया था, मतलब यादव वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था। फिर है बृहदेश्वर मंदिर चोलों द्वारा बनाया गया था। कैलाश मंदिर ये राष्ट्रकूट द्वारा बनाया गया था। देवगढ़ मंदिर ये गुप्ता द्वारा बनाया गया था। कैलाशनाथ मंदिर ये पल्लव द्वारा बनाया गया था। दिलवाड़ा मंदिर ये सोलंकी शासकों द्वारा बनाया गया था। काली मंदिर ये राजा बसंत राय द्वारा बनाया गया था। फिर गोविंद मंदिर राजा मानसी द्वारा बनाया गया था। कामाख्या मंदिर ये कोच डायनेस्टी यानी कोच शासकों द्वारा बनाया गया था। हजार स्वामी मंदिर ये तुलु वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। खजुराहो मंदिर चंदेलों द्वारा बनाया गया था। जगन्नाथ मंदिर ये गंग वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। लिंगराज मंदिर ये भी गंग वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था।